गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हमारे फर्स्ट ईयर का पहला लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संघवाद, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संघवाद। यह यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट। अब हम बात करते हैं बच्चों, संघवाद क्या होता है। संघवाद को जानने से पहले हम देखेंगे भारत का स्ट्रक्चर क्या है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल और लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है। अब हम बात करते हैं संघवाद की। तो संघवाद को समझने से पहले हमें समझना होगा कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। अगर मैं इसको एक भारत की बात करूं तो भारत के अंदर वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हैं, जिसको केंद्र शासित प्रदेश भी कह देते हैं। पहले भारत में 29 राज्य थे और 7 संघ शासित प्रदेश थे, लेकिन आर्टिकल 370, बच्चों जो मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, उस विशेष दर्जे के कारण यहाँ पर 28 की जगह 29 राज्य होते थे और 7 संघ शासित प्रदेश होते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के विलय के कारण, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद अब हमारे जो भारत की राज्यों की संख्या है वो 28 हो गई है और संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। तो बच्चों, इन सबको समझने के लिए कि केंद्र और राज्य में क्या संबंध है, इन दोनों के संबंध को जानने के लिए ही संघवाद शब्द का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं संघवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। संघवाद, जिसको फेडरेशन कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है, यह फोइडस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या संग्रह, संधि या समझौता। इस प्रकार संघवाद का अर्थ हुआ कि जब कुछ राज्य मिलकर संधि या समझौते के द्वारा इकट्ठे होते हैं तो संघ का निर्माण होता है। बच्चों, एक विशेष बात यही है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, कहीं भी संघ शब्द का वर्णन नहीं है। सिर्फ एक बात अनुच्छेद 1 के अंदर आती है, जिसमें भारत को राज्यों का संग्रह कहा गया है, राज्यों का संग्रह कहा गया है। इट मीन्स संघवाद शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। डॉक्टर गवर्नर, जो अच्छे हमारे राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने संघवाद की क्या परिभाषा दी है कि संघीय प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्रीय व स्थानिक, केंद्रीय मतलब हमारी केंद्र सरकार जिसके द्वारा सारे देश का शासन चलाया जाता है, स्थानिक सरकार जिसमें राज्य सरकार और हमारी पंचायती राज भी आता है, एक साझी जो है इकाई के अधीन होते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। अपने अपने क्षेत्र का मतलब यही है कि केंद्र अपने मामलों में, राज्य अपने मामलों में सर्वोच्च होता है, जो एक ही संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। कहने का अभिप्राय यही है कि संविधान एक, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, संविधान एक संविधान के द्वारा जो है केंद्र का भी शासन और राज्यों का भी शासन जो है वो चलाया जाता है, या फिर ऐसे नियम संसद के कानून द्वारा बनाए जाते हैं, उनसे संघ का निर्माण होता है। बच्चों, ये परिभाषा जो है डॉक्टर गवर्नर ने दी है। अब हम बात करते हैं संघ का निर्माण कैसे होता है। संघ का निर्माण कैसे होता है। बच्चों, या यूँ कह सकते हैं संघ की कितनी किस्में होती हैं, तो संघ की 2 किस्में होती हैं। सबसे पहली बात करें, यह संघ 2 प्रकार का होता है, 2 तरीके से बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रमुखी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है केंद्रमुखी, ये छोटा सा केंद्र, ये स्टेट। इसमें पहले राज्यों का निर्माण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे पहले होता है राज्यों का निर्माण।
राज्य आपस में समझौता करते हैं और तब एक केंद्र की स्थापना होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, केंद्र मुखी नाम से स्पष्ट है, केंद्र की तरफ मुख होना। केंद्र की तरफ मुख, मुख का मतलब यही है पहले राज्यों का निर्माण, राज्य आपस में समझौता करके एक केंद्र का निर्माण करेंगे तो वहां पर केंद्र मुखी संघ कहलाएगा। तो केंद्र मुखी संघ का उदाहरण दें तो सबसे पहले मैं बात करूंगी यूएसए की। यूएसए जिसे अमेरिका भी कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका का जो निर्माण है ये पहले केंद्र नहीं बना, पहले राज्य थे, स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र राज्यों ने जब अमेरिका बना था तो 13 स्वतंत्र राज्य थे, 13 स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और एक संघ का निर्माण किया था। आज वर्तमान समय में इनकी संख्या 51 हो गई है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, अब केंद्रीय संघ। अब केंद्रीय संघ का मतलब यही होता है पहले केंद्र बनता है, बच्चों ध्यान दो, पहले केंद्र बनता है बाद में राज्यों का निर्माण होता है। अब देखिए क्या फर्क है, पहले राज्य बने बाद में केंद्र बना, राज्यों ने आपस में समझौता किया, लेकिन यहाँ पर पहले केंद्र बना उसके बाद राज्यों का निर्माण हुआ। बच्चों आप सभी को पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो 14 राज्य थे। आज हमारे देश में राज्यों की संख्या वो केंद्र की इच्छा पर बनते हैं, तो आज वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको अब केंद्रीय संघ का उदाहरण दिया जाता है। तो जो एक बार फिर समझना चाहूँगी, संघवाद का शाब्दिक अर्थ, उसके बाद परिभाषा, फिर संघ का निर्माण कैसे होता है, 2 तरीके से होता है, केंद्र मुखी संघ, अब केंद्रीय संघ। तो केंद्र मुखी संघ का उदाहरण है अमेरिका और अब केंद्रीय संघ का उदाहरण है जो है भारत। बच्चों अब बात करते हैं कि क्या भारत में संघवादी प्रवृत्तियां हैं या एकात्मक प्रवृत्तियां। ये यूं कहें कि भारत जो है वो अर्ध संघात्मक है या नहीं है। इसके लिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे बच्चे, अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक मतलब एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रवृत्तियों का मिश्रण। तो क्या है बच्चों, इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि क्या भारत संघात्मक है, एकात्मक है या फिर अर्ध संघात्मक है, इसकी व्याख्या करें। तो बच्चों मीनिंग यही आएगा, तीनों में यही बात ही लिखनी है। तो सबसे पहले हम संघात्मक विशेषताओं की बात करेंगे। संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। संघात्मक विशेषताएं, सबसे पहले तो बात आती है दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी मतलब दो, एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य। अब देखिए भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, भारत में एक हमारी केंद्रीय सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल शामिल हैं। दूसरी तरफ वही व्यवस्था राज्यों के अंदर भी होती है, राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल शामिल होता है। तो यहाँ पर दोहरी शासन प्रणाली पाई जाती है। जो केंद्र के अंदर है उसको लोकसभा, राज्यसभा या हम कुल मिलाकर संसद कह देते हैं, संसद। और राज्यों के अंदर जो व्यवस्था पाई जाती है उसको हम विधान मंडल या विधान पालिका भी कह देते हैं। तो दोहरी शासन व्यवस्था। उसके बाद हम बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। संघात्मक सरकार की दूसरी विशेषता होती है कि वहाँ पर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। शक्तियों के विभाजन का अभिप्राय यही है कि केंद्र और राज्यों में सबसे बड़ी बात जो है वो है केंद्र और राज्यों में, केंद्र व राज्य में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अब हम अगर बात करते हैं तो हमारे संविधान में जो है 3 सूचियों का वर्णन किया गया है या शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से किया गया है। संघ सूची, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब बच्चों बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची जिसके अंदर
अंदर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही होता है, और राज्य सूची जिसके अंदर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को ही होता है। और उसके बाद बात करते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को ही होता है। लेकिन एक विशेष बात यही है, समझने की बात यही है कि अगर किसी विषय पर कानून राज्य ने भी बना दिया, उसी विषय पर कानून केंद्र ने भी बना दिया, तो राज्य की तुलना में केंद्र को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। इस तरीके से ये शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पक्ष में चली जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का संविधान लिखित होना। भारत का संविधान जो है लिखित है, बच्चों सभी को पता है जब भारत आज़ाद हुआ यह संविधान बनाया गया तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। बच्चों याद रखने की बात है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। और उसके बाद हम बात करते हैं कठोर संविधान। हाँ, ये बात उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि संविधान ऐसा होना चाहिए जो समय के अनुसार बदला भी जा सके। तो संविधान में परिवर्तन के लिए हमारे संविधान सभा ने 3 तरीके अपनाए थे। एक तो साधारण बहुमत का, संसद अपने साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। दूसरा, अपने सदस्यों के उपस्थित व मत देने वालों के 2/3 बहुमत से। और तीसरा है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की भी सहमति होना। ये सबसे कठोर विषय है। तो भारत के संविधान को बदलने के लिए जो है वो कठोर संविधान व्यवस्था को भी अपनाया गया ताकि कोई सत्ताधारी दल अपनी मर्जी से इसमें परिवर्तन ना कर सके। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर संघात्मक विशेषता एक और भी है कि यहाँ की न्यायपालिका वह स्वतंत्र व सर्वोच्च है। स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका का अभिप्राय यही है कि कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं और हमारे न्यायपालिका पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाला जा सकता और उसके निर्णय जो हैं सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। उसके निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। उसके बाद हम बात करते हैं द्विसदनीय विधानपालिका। द्विसदनीय विधानपालिका द्विसदनीय विधानपालिका का मतलब यही है कि संसद के 2 सदन हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा तो हमारे केंद्र में चलता है। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो कुछ राज्यों में राज्य विधानमंडल या राज्य विधानपालिका और राज्य विधान परिषद इन दोनों को मिलाकर विधानमंडल बनाया गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ राज्यों में और केंद्र में जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल पाया जाता है। बच्चों इन सभी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं नहीं, भारत संघात्मक नहीं है, भारत एकात्मक है। अब हम एकात्मक प्रवृत्तियों की अगर ध्यान दें, एकात्मक प्रवृत्तियाँ क्या है? एकात्मक प्रवृत्तियाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें एकल नागरिकता। इस बच्चों तुम लोगों ने जब फॉर्म भरे तो या कहीं का भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसके अंदर स्पष्ट तुम्हारे से पूछा जाता है कि तुम्हारी नागरिकता क्या है। तो आप वहाँ पर ये नहीं लिखते कि मैं हरियाणवी हूँ या पंजाबी हूँ या हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, नहीं, आप ये लिखते हो इंडियन।
क्या लिखते हो, इंडियन। तो इट मीन्स आपको जो है एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। जबकि अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका के अंदर दोहरी, एक तो व्यक्ति उस राज्य का नागरिक है, दूसरा वो पूरे अमेरिका का नागरिक है, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर एकात्मक प्रवृत्तियों की हम बात करें तो भारत के अंदर जो है एकात्मक प्रवृत्तियाँ या एकल नागरिकता पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, 356 व 360, ये तीनों आर्टिकल जो है भारत के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों में लागू किए जाते हैं। आर्टिकल 352 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की हालत में पूरे देश या उस राज्य में, बच्चों ध्यान दें कि युद्ध या बाहरी आक्रमण, तीन शब्द है ना जो इसमें, सशस्त्र विद्रोह, इन हालात में आर्टिकल 352 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जो है अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो पूरे देश में आपात स्थिति लागू कर सकते हैं। दूसरा आता है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 की बात करती हूँ तो इसका अभिप्राय है राज्य के अंदर संवैधानिक मशीनरी, संवैधानिक मशीनरी के असफल, कहने का अभिप्राय यही है कि अगर राष्ट्रपति को किसी भी संसाधनों से, किसी भी स्रोत से यह जानकारी हो जाती है कि राज्य का शासन जो है कानून के अनुसार या संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो राष्ट्रपति उस राज्य में जो है संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 360 की। आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल सबसे विशेष बात तो यही है कि आज तक भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ है वित्तीय आपातकाल कभी भी घोषित नहीं किया गया। वित्तीय आपातकाल का अभिप्राय यही होता है कि अगर देश के अंदर धन या मुद्रा की कमी हो गई है या राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हुआ है तो राष्ट्रपति जो है ऐसे कानून बनाकर जो सर्वोच्च अधिकारी हैं या सरकार के कर्मचारी हैं या जैसा भी राष्ट्रपति को महसूस होता है कि धन की समस्या आ गई है देश के अंदर, तो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अभी तक भारत के इतिहास में कहीं भी ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी एकल संगठित न्याय प्रणाली। एकल संगठित न्याय प्रणाली बच्चों एक ढांचा है हमारा, ये मैं आपको समझाना चाहूँगी। यह हमारी न्याय व्यवस्था है। यहाँ पर सबसे ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट और यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और यहाँ पर अगर हम माने तो हमारी जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम, तो इसको हम ग्रामीण इलाके में या ग्रामीण लेवल पे तो इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले हमारी छोटी जो व्यवस्था आती है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति या जिनका मुकदमा चल रहा है एक पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट से अगर वो संतुष्ट नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले जाओ, नहीं, एक प्रोसेस है। तो हमारी जो न्याय प्रणाली है यही दिखाती है एकल संगठित न्याय प्रणाली है। हमें एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए जो है वो अपील करनी होती है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन वो है अंतिम होता है और उसके निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यों का जो संविधान है वो अलग अलग नहीं है, यानी कि राज्यों का पृथक संविधान ना होना, पृथक
संविधान न होना। इसका अभिप्राय यही है। अब बच्चों खास बात यही है कि अमेरिका के अंदर जो है वो राज्यों का अलग अपना संविधान है और केंद्र का अपना अलग संविधान है, लेकिन भारत के अंदर जो है वो राज्यों का कहीं भी पृथक संविधान नहीं बनाया गया। एक ही संविधान है, पूरे देश के लिए भी वही है, राज्यों के लिए भी वही है, तो राज्यों को भी उन्हीं कानूनों को ही मानना पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राज्यों का पृथक संविधान ना होना भी एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। उसके बाद हम बात करते हैं संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन का अभिप्राय है हमारे संविधान निर्माता ऐसा संविधान नहीं चाहते थे कि जिसको परिस्थितियों के अनुसार बदला ना जा सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रयास किया कि समय के अनुसार या जरूरतों के अनुसार हमारे संविधान में परिवर्तन आ सके, तो उन्होंने संविधान में संशोधन करने का भी प्रावधान रखा। लेकिन खास बात यही है कि संविधान में संशोधन संसद या केंद्रीय सरकार ही कर सकती है। राज्यों में संशोधन करने की शक्ति बहुत ही कम है, या यूँ कहें ना के बराबर है। राज्य जो है वो अपनी पहलकदमी नहीं कर सकते संविधान में संशोधन करने के लिए। केंद्र सरकार चाहे या हमारी संसद जो चाहे वो संविधान के अंदर जो है वो संशोधन कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय नियोजन। केंद्रीय नियोजन बच्चों आज अगर मैं बात करूं, सबसे पहले होता था जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो तब एक आयोग बनाया गया जिसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, लेकिन कार्य वही की वही है, पूरे देश के लिए नीतियां बनाना और उन्हीं नीतियों को जो है वो लागू करना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योजना आयोग जो है उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, और लेकिन कार्य जो है वो प्लानिंग करने का कार्य है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें अब राज्य के मुख्यमंत्रियों की जो है राय को महत्व दिया जाता है। इसके बाद बात करें हम राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति, हालांकि राज्यपाल जो है वो राज्यों के अंदर संवैधानिक मुखिया होते हैं, लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल जो है वो अपनी नियुक्ति के लिए और अपने पदच्युति के लिए जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार या इच्छा पर्यंत तक ही वो कार्य करते हैं। तो राज्यपाल भी संवैधानिक मुखिया की भूमिका कई बार कम और राज्य के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। तो संघात्मक और एकात्मक, संघात्मक और एकात्मक दोनों की प्रवृत्तियों के कारण इसको अर्ध संघात्मक संविधान भी, अर्ध संघात्मक संविधान या शासन प्रणाली, संविधान या शासन प्रणाली कहा जाता है। आशा है कि आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन को आपने तैयार करना है।